Hello dear students, today we will continue our lecture with adaptive factors. As we have completed all climatic factors, now we will discuss adaptive factors. There are two types. One is soil profile, soil factor, and other one is topographic factors. We will discuss soil factors in detail. Soil factors include soil formation, soil types, soil profile, and soil composition. First of all, we will discuss soil formation. Soil formation takes place by the two factors. One is weathering of rocks and other one is second is pedogenesis. Soil word comes from soil. Soil word comes from Greek word solar, which means soil. Now here we will discuss the formation of soil. It is done by first one factor is weathering of rocks. Weathering of rocks कैसे होती है? सबसे पहले हम देखते हैं कि जो वेदरिंग होती है वो या तो केमिकल कंपोजिशन के कारण होती है, केमिकल फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, या इसमें कार्बोनेशन होती है, हाइड्रोलिसिस होती है. तो ये सारे फैक्टर्स जो है, वाटर फैक्टर होते हैं, वेटिंग फैक्टर, ड्राइंग फैक्टर, ये सारे फैक्टर वेदरिंग में आते हैं. ठीक है, जिससे कि सॉयल जो है टूटती है और जो लार्ज पार्टिकल्स हैं वो स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं. तो दिस इज द वेदरिंग ऑफ रॉक्स. ठीक है, नेक्स्ट आता है पेडोजेनेसिस. पेडोजेनेसिस में क्या होता है कि द वेदर्ड मिनरल मैटर एंड द डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर अंडरगो बायोकेमिकल एंड जियोकेमिकल चेंजेस टू फॉर्म फुल्ली डेवलप्ड ट्रू सॉइल. ट्रू सॉइल, अगर हम ट्रू सॉइल की बात करते हैं तो ये जो है फाइन पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं सॉइल टाइप की, तो सॉइल जो है फॉर्मेशन कैसे होती है, उसके बाद उसमें क्या क्या टाइप आ जाते हैं. सॉइल के डिफरेंट टाइप हैं. एक तो है रेजिडुअल सॉइल और दूसरी है ट्रांसपोर्टेड सॉइल. रेजिडुअल सॉइल जो है उसको हम कंसीडर कैसे करेंगे कि जो सॉइल वेदर होने के कारण, टूट फूट के कारण, जैसे मैंने अभी हाइड्रोलिसिस बताया, केमिकल कंपोजिशन, वेटिंग, टेम्परेचर इफेक्ट्स, जितने भी फैक्टर्स हैं उनके कारण जो रॉक्स हैं वो टूट के वहीं गिरती रहती हैं. ठीक है, तो वहाँ पे एक फाइन पार्टिकल्स की सॉइल जो है वो डेवलप हो जाती है एक लंबे समय के बाद, एक बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद, और उसको बोलते हैं हम रेजिडुअल सॉइल. ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा टाइप है इसका, दैट इज ट्रांसपोर्टेड सॉइल. ये ट्रांसपोर्टेड सॉइल जो होती है वो एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाई जाती है. और ये कैसे ले जाई जाती है? ये इस पे बहुत सारे एजेंसीज काम करती हैं, लाइक वाटर. अगर हम वाटर की बात करते हैं, जैसे रिवर में वाटर होता है. अब रिवर कहीं पहाड़ों से निकलती है जहाँ पे उसकी वेदरिंग ऑलरेडी हो रखी होती है, तो उस सॉइल को जो है ट्रांसपोर्ट करता है कौन? वाटर. ठीक है, वाटर कैसे लेके जाता है? स्टीम में जो वाटर होता है या रिवर में जो वाटर होता है वो बहा के एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाता है और वहाँ पे उसका जहाँ लेके उसका डिपोजिशन कर देता है तो वो ट्रांसपोर्ट होके आई है. दैट्स वाई इट इज नोन एज ट्रांसपोर्टेड सॉइल. ठीक है, तो दो टाइप है इसके हमने बात करी. वन इज रेजिडुअल सॉइल और सेकेंड इज ट्रांसपोर्टेड सॉइल. जो हमारे पीडोजेनेसिस है इसमें क्या होता है, मैंने बताया कि जो
अभी वेदर्ड जो हुई है सॉयल, उसके साथ ऑर्गेनिक मैटर्स भी मिल जाता है, और ऑर्गेनिक मैटर मिलने के कारण उसकी कंपोजिशन चेंज हो जाती है और वो एक न्यूट्रिएंट से रिच सॉयल डेवलप हो जाती है, और इसी को जो है हम पेडोजेनेसिस बोलते हैं। इट इज़ नोन एज ट्रू सॉयल। ठीक है, सो द प्रोसेस ऑफ सॉयल डेवलपमेंट इज कॉल्ड पेडोजेनेसिस, एंड while its study is known as pedology. Study of soil factor is known as pedology. ठीक है, अब ये जो ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, ये मेनली जो है ट्रांसपोर्टेड सॉइल, ये कितने टाइप की होती है? ये भी डिफरेंट टाइप से ट्रांसपोर्ट करके ले जाई जाती है। ठीक है, इसमें आती है हमारी एलुवियल सॉइल, सबसे पहले हमारे आती है। नंबर 1 इज एलुवियल सॉइल, नंबर 2 इज कैलुवियल सॉइल, नंबर 3 इज ऑलियन सॉइल, नंबर 4 इज ग्लेशियल सॉइल। एलुवियल सॉइल कैसे बनती है? अभी मैंने बात करी ट्रांसपोर्ट के बारे में, तो ट्रांसपोर्ट के बेसिस पे इसका कौन सा फैक्टर जो है वो ट्रांसपोर्ट में अवेलेबल होता है और हेल्प करता है इसे ट्रांसपोर्ट में, उसके बेसिस पे इसका नाम है एलुवियल सॉइल, यानी कि दिस सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर। ठीक है, उसके बाद आती है कैलुवियल सॉइल। कैलुवियल सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड बाय द फैक्टर ऑफ अर्थ, दैट इज ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी के कारण जो ट्रांसपोर्ट होता है सॉइल का। उसके बाद आती है ऑलियन सॉइल। ऑलियन सॉइल की अगर हम बात करते हैं तो इट इज द सॉइल विच इज ट्रांसपोर्टेड बाय द एयर। ठीक है, इसके बाद आती है ग्लेशियल सॉइल। ग्लेशियल सॉइल जो है वो कैसे बनती है? इट इज फॉर्म्ड बाय द स्लिपिंग इफेक्ट ऑफ ग्लेशियर्स। ठीक है, ग्लेशियर्स जो हैं स्लिप हो जाते हैं, जिसके कारण ये ट्रांसपोर्ट होके ग्लेशियल सॉइल फॉर्मेशन होती है। अब इस तरह से हम, ये हमारा हो गया सॉइल फॉर्मेशन हो गया हमारा, दूसरा हमारा सॉइल टाइप हो गया। अगर तीसरी बात करते हैं हम सॉइल प्रोफाइल के बारे में, नाउ थर्ड वन इज सॉइल प्रोफाइल। प्रोफाइल क्या होता है? जैसे आपका फेसबुक पे प्रोफाइल होता है, इट मीन्स कि आपकी पूरी डिटेल। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इसकी सॉइल की, तो सॉइल के बारे में हम पूरी जानकारी लेते हैं उसके प्रोफाइल की स्टडी करके। तो इसमें जो है वो डिफरेंट हॉरिजॉन बनते हैं। हॉरिजॉन, 4 हॉरिजॉन आर देयर। नंबर 1 हॉरिजॉन ए, नंबर 2 हॉरिजॉन बी, नंबर 3 हॉरिजन सी, एंड नंबर 4 इज हॉरिजन डी। ये यहाँ पे डायग्राम मैंने बनाया है, तो इसमें हम देखते हैं सबसे अपर जो पार्ट होता है दैट इज हॉरिजन ए। सेकेंड वन यहाँ से और यहाँ तक, इसको हम कहेंगे हॉरिजन बी, एंड थर्ड वन इज हॉरिजन सी, और फोर्थ वन इज हॉरिजन डी। ठीक है, दीज आर द 4 हॉरिजन। सबसे ऊपर वाले सरफेस को हम बोलेंगे टॉप सॉइल। दिस इज द टॉप सॉइल। उसके नीचे वाले को बोलते हैं हम सब सॉइल। जो सेकंड पार्ट में आता है वो क्या है? सब सॉइल। और अगर उसके नीचे जो है आपको छोटे छोटे पेबल्स दिखाई देते हैं, पत्थर टाइप स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देते हैं, तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो दिस इज वेदर्ड रॉक। ठीक है, दिस इज वेदर्ड रॉक। और अगर डी प्रोफाइल की बात करते हैं तो नीचे आपको बहुत बड़े बड़े पत्थर दिखाई देते हैं, स्टोन दिखाई देते हैं जमीन में। अगर हम खुदाई करते हैं तो हमें पता चलता है, तो ये सारे जो फैक्टर होते हैं, तो इसलिए नीचे वाले जो है आ जाता है गोल्ड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या
डी। अब हॉरिजॉन ए की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है टॉप मोस्ट लेयर है, टॉप मोस्ट लेयर, एंड दिस इज द ट्रू सॉइल जिसमें कि प्लांट ग्रो करते हैं। ठीक है, ये जो है इसके भी सब पार्ट्स होते हैं। इट इज मेड अप ऑफ O1, O2। ये तो जो आता है ये थोड़ा डिफरेंट है, इसको AO और AOO इस तरह भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। ठीक है, इसमें फर्क है। इसमें क्या आता है, सबसे पहले हमारा टॉप लेयर की बात करते हैं तो ए ओरिजिन को मानेंगे हम, और ए ओरिजिन के बेसिकली 3 पार्ट्स हैं, A1, A2 और A3 ओरिजिन। A1 जो आएगा इससे पहले ये आएंगे O1 एंड O2। ठीक है, O1 जो है O1 में डबल O1 जो है इसको हम बोलते हैं, जैसे ये लीफ है, ठीक है, कोई भी ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट का स्टेम पार्ट है, ये प्लांट का क्या है, रूट पार्ट है। प्लांट का जो स्टेम पार्ट होता है उससे लीफ फॉल होता है और ये ऊपर वाली लेयर में डिपॉजिट हो जाता है, तो दिस इज नोन एज O1। उसके बाद जो है सेकंड पार्ट में O2 की अगर हम बात करते हैं, O2 की या O बोलते हैं इसको, ठीक है, तो इसमें जो लीफ पार्टिकल्स हैं वो थोड़े पुराने हैं, वो अपर फ्रेश पार्ट्स जो फ्रेश लीफ फॉल होता है उनसे कवर्ड है, जिसके कारण उसमें डिकम्पोजिशन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए, और जो A1 पार्ट है इसमें आगे बात करते हैं, ये थोड़ा सा डार्क कलर का होता है और इसमें मिनरल जो है अबंडेंट मात्रा में मिलते हैं और इसमें ह्यूमस मिक्स होता है A1 में। A2 की अगर बात करते हैं हम तो A2 इसी का सब पार्ट है, कौन से का, ओरिजिन। A का सब पार्ट A2 भी है। अब A2 में हम स्टडी करते हैं कि इसमें जो है वो लाइट कलर होता है और लो ह्यूमस कंटेंट होते हैं। ठीक है, और A3 की अगर बात करते हैं तो ये जो है ये इसके और इसके बीच में जो है पार्ट होता है A1 और B1 ओरिजिन के बीच का पार्ट होता है। ठीक है, और इसमें जो है ट्रांजिशनल एरिया आता है, ट्रांजिशनल जोन। ठीक है, यानी कि ए के और इसके बीच में जो ट्रांजिशनल पार्ट है इसको हम बोलेंगे A3। A2 जोन की एक खास बात होती है कि इसमें जो मिनरल्स हैं हमारे, Fe आयरन को बोलते हैं, Al एल्युमिनियम को बोलते हैं, तो इनकी लीकिंग होती है, यानी कि लीक आउट हो जाते हैं ये नीचे की तरफ। ठीक है, तो एल्युमिनियम की और आयरन की लीकिंग किस जोन में होती है, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वो है A2 ओरिजिन, A का A2 पार्ट। ठीक है, उसके बाद आता है B ओरिजिन। B ओरिजिन जो है ये थोड़ा सा कोर्स टेक्सचर होता है, डार्क कलर्ड होता है, और इसमें भी सब पार्ट होते हैं B1, B2 एंड B3। B1, B2 एंड B3 सब पार्ट होते हैं। इसी तरह से इसी के बेसिस पे कि जो ये इसके बीच में ट्रांजिशनल जोन आ गया, फिर जो है सॉयल जो है वो थोड़े से कोर्स टाइप की होती है। ठीक है, उसके बाद आता है C ओरिजिन, जिसमें कि इनकम्प्लीटली वेदर्ड रोक होते हैं, और उसके बाद D जोन आता है। D ओरिजिन में रॉक्स जो है एज इट इज प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मिनरल्स की, ठीक है, सॉइल के मिनरल्स की, सॉइल कंपोजिशन की अगर हम बात करते हैं तो सॉइल कंपोजिशन हमारी ये आ जाती है हमारी सॉइल कंपोजिशन। इसमें क्या क्या है, सबसे पहले मिनरल
प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, ठीक है। दूसरा इसमें ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है। तीसरा इसमें सॉइल वाटर होता है और चौथा क्या होता है, सॉइल एयर। ये सारे फैक्टर जो हैं हमारे कंपोजिशन की, अगर हम बात करते हैं सॉइल कंपोजिशन की, दिस वन इज आवर फोर्थ फैक्टर, दैट इज सॉइल कंपोजिशन। इट इंक्लूड्स मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल वाटर एंड सॉइल एयर। अगर इसको हम पाई चार्ट की फॉर्म में दिखाते हैं तो कंपोजिशन की बात यहाँ हम करते हैं। मिनरल जो है वो 50 to 60% सॉइल का जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट मिनरल्स का है इसमें 50 to 60%। उसके बाद अगर बात करते हैं वाटर की, तो वाटर भी काफ़ी अमाउंट में मिलता है सॉइल में, दैट इज 25 to 35%। एयर की बात करते हैं तो काफ़ी पोरस होती है सॉइल में, एयर भी होती है जो कि प्लांट्स के लिए, रूट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, और ये हमारी है 15 to 25%। और ऑर्गेनिक मैटर की अगर बात करते हैं तो ये काफ़ी कम होता है, 7 to 10% जो है ऑर्गेनिक मैटर होता है। ये हमने पाई चार्ट इसका शो किया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया फोर्थ फैक्टर, दैट इज सॉइल कंपोजिशन। इसमें फर्दर अगर ऑर्गेनिक मैटर की बात करते हैं हम, तो एलिमेंट्स जो हैं आपको पता है 25 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें से 16 एलिमेंट जो हैं बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं, एसेंशियल होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए, ठीक है। 25 एलिमेंट्स में से 16 आर मोर इम्पोर्टेंट। अगर इसकी बात करते हैं हम आगे न्यूट्रिएंट में, न्यूट्रिएंट को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। वन इज माइक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो एंड अदर वन इज मैक्रो। माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है वो थोड़े अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, जबकि मैक्रो न्यूट्रिएंट हमारे प्लांट्स के लिए ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट की अगर हम बात करते हैं तो इनके ये जो हमारे आ जाते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ठीक है, और कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम, ये जो हमारे आ जाते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट वो होते हैं जो ट्रेस में, यानी कि जिनका कम अमाउंट रिक्वायर्ड होता है, जैसे कॉपर है, जिंक है, क्लोराइड है, ये आ जाते हैं हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट में। अब हम बात करते हैं पार्टिकल के बेसिस पे। अगर सॉइल का प्रोफाइल हम देखते हैं कि पार्टिकल साइज क्या है सॉइल का, तो हमें पता चलता है कि जो ग्रेवल सॉइल है, ग्रेवल सॉइल जो है इसके पार्टिकल का साइज मोर देन 2 mm होता है, यानी कि ये जो सॉइल है ग्रेवल सॉइल, इसका साइज काफ़ी बड़ा होता है पार्टिकल का। दूसरी आती है कोर्स सॉइल। कोर्स में साइज वेरी करता है 0.2 से 2 mm तक, 0.2 mm से, ठीक है, और 2 mm तक वेरी करता है। जबकि फाइन सॉइल जो है उसका साइज वेरी करता है 0.02 से 0.2 तक। अगर इस तरह से हम देखते हैं तो ये इस तरह एक हमारा ऑर्डर बन जाता है, ठीक है। अगर फाइन के बाद हमारी बात आती है सिल्ट की। सिल्ट का जो साइज होता है वो होता है 0.002 से लेके 0.2 तक, 0.02 तक, सॉरी। क्ले का अगर बात करते हैं तो इसका जो साइज होता है वो बहुत फाइन होता है, बहुत छोटा होता है, और ये होता है लेस देन 0.002 mm। और इसी के बेसिस पे, अगर साइज के बेसिस पे हम सॉइल को डिफाइन करते हैं तो उसमें अलग अलग टाइप आते हैं सॉइल प्रोफाइल में। एक तो ऐसी सॉइल होती है जो सैंडी सॉइल होती है, दूसरी क्या है
द साइज ऑफ द पार्टिकल्स। अब पार्टिकल साइज के बेसिस पे अगर हम सैंडी सॉइल को डिफाइन करते हैं तो सैंडी सॉइल में 85% सैंड पार्टिकल होते हैं और 15% क्ले प्लस सिल्ट। ठीक है, 85% इसमें 85% सैंड होता है और 15% जो है वो क्ले प्लस सिल्ट होता है। क्ले सॉइल की अगर बात करते हैं तो ये 50% क्ले और 50% जो इसमें सिल्ट होता है। क्ले में 50% और 50% दोनों का 50-50 होता है क्ले प्लस सिल्ट का। और साल्टी सॉइल की बात करते हैं तो साल्टी सॉइल में 90% सिल्ट होता है और 10% सैंड होता है। 90% और 10% सैंड। जबकि लोमी सॉइल हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और लोमी सॉइल की कंपोजिशन की बात करते हैं तो 70% सैंड और 30% क्ले होता है। 70 + 30 ये इसकी सॉइल की कंपोजिशन की अगर हम बात करते हैं पार्टिकल्स की तो इस तरह से होती है। तो ये हमारी 4 तरह की सैंड होगी, हमारी सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल, साल्टी सॉइल और लॉमी सॉइल। ठीक है, बाकी जो मिनरल्स होते हैं वो हमारी इन्हीं में सॉइल प्रोफाइल में प्रेजेंट होते हैं, ये हम बात कर चुके हैं। ठीक है, इसके बेसिस पे अब प्लांट्स जो हैं किस सॉइल में किस टाइप की प्लांट ग्रो करते हैं इनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स क्या होते हैं? These are those plant which are found in saline soil। ठीक है, और एग्जाम्पल में आ जाते हैं इसके राइजोफोरा और हेरिटेरा। ठीक है, तो ये जो ऐसे प्लांट होते हैं जो सेलाइन यानी कि सॉल्ट प्रेजेंट होता है जिस सॉइल में, वहाँ पे हेलोफाइट्स ग्रो करते हैं। दूसरा आता है पेजोमोफाइट्स। These are those plant which are found on सैंडी सॉइल। ये पेजामोफाइट्स जो होते हैं वो सैंडी सॉइल में ग्रो कर सकते हैं। एंड थर्ड वन इज लिथोफाइट्स। लिथोफाइट्स ग्रो ऑन रॉक सरफेसेस। रॉकी सरफेस जो है उस पर कौन से ग्रो करते हैं? लिथोफाइट्स। उसके बाद आता है 4th नंबर पे चैग्मोफाइट्स। एंड दीज आर द दोज प्लांट फाउंड इन रॉक सरफेसेस। जैसे रॉक है, इनके बीच में अगर कहीं रॉक दिखाई दे तो उसके बीच में जो जगह होती है उनमें प्लांट जो है इस टाइप के ग्रो कर सकते हैं रॉकी सरफेस पे। रॉकी सर्विसेस छेद जो होते हैं उनके बीच में ग्रो करते हैं। और उसके बाद आता है ऑक्सिलोफाइट्स। एंड दीज आर दोज प्लांट विच आर फाउंड ऑन एसिडिक सॉइल। एसिडिक सॉइल में ये ग्रो कर सकते हैं, जैसे मेज है, बार्ले है, पोटैटो है, ये सारे एसिडिक सॉइल में ग्रो कर सकते हैं। और उसके बाद आता है कैल्सीफाइट। कैल्सीफाइट प्लांट आर ग्रोइंग ऑन कैल्शियम रिच सॉइल। ठीक है, इस तरह से जो डिपेंड करता है सॉइल के न्यूट्रिएंट के ऊपर कि कहाँ पर किस तरह के प्लांट ग्रो करेंगे। अब ऑर्गेनिक मैटर में आगे हम बात कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर भी किस तरह का। ठीक है, तो किस तरह के में क्या करेंगे हम? ऑर्गेनिक मैटर जो है वो 3 टाइप का होता है। वन इज लिटर। क्वेश्चन आ सकता है ये, लिटर क्या होता है? दूसरा जो है वो है डफ। DU डफ। और तीसरा जो है वो है ह्यूमस। ह्यूमस। तो लिटर जो है वो ऐसा मटेरियल है जो कि अनडीकम्पोज्ड मैटर है। ठीक है, ऐसा ऑर्गेनिक मैटर विच इज नॉट डीकम्पोज्ड, अनडीकम्पोज्ड मैटर। डफ जो है वो पार्शियली डीकम्पोज है, जबकि ह्यूमस जो है वो कंप्लीटली डीकम्पोज मैटर की हम बात करते हैं तो कंप्लीटली डीकम्पोज होता है ह्यूमस। ठीक है, उसके बाद सॉइल वाटर जो है इसकी बात करते हैं हम सॉइल वाटर की। ये हमने बताया
25 से 35% वाटर होता है सॉइल में। अब वाटर को हम अगर डिफाइन करते हैं तो वाटर एक तो हम पहले बात कर चुके हैं कहाँ से आता है, रेनफॉल से आता है वाटर ज़्यादातर, या फिर ग्लेशियर जो है रॉक्स पे जो स्नो के पिघलने से जो पानी होता है वो हमारा आ जाता है। ठीक है, तो जो वाटर आता है वो रेन वाटर की बात करते हैं तो रेन वाटर किस तरह से हमारे प्लांट्स को अवेलेबल होता है या नहीं होता है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है रन अवे वाटर। रन अवे वाटर, रन अवे वाटर में क्या करेंगे हम, जो पानी अवेलेबल नहीं है, रन अवे, जैसे कि पानी आया, ठीक है, बारिश से पानी आता है और वो बहकर सीधा स्ट्रीम के या किसी रिवर के जरिए ऐसे कैसे रन अवे हो जाता है और वो परकोलेट नहीं कर पाता, दैट इज नोन एज रन अवे वाटर। इट इज ड्रेन्ड अवे फ्रॉम द सॉइल सरफेस अलोंग द स्लोप, यू कैन से अलोंग द स्लोप, जैसे ऊंचाई से नीचे की तरफ जो है रन अवे हो जाता है। और इसका जो है अमाउंट डिपेंड ऑन द, अगर वाटर जो है कुछ परकोलेट होता है तो वो कितना होता है, ये डिपेंड किस पे करता है, सॉइल की कंपोजिशन पे, कि किस तरह की सॉइल है, उसकी परमेबिलिटी कितनी है, उसके ऊपर ये डिपेंड कर सकता है। दूसरा आता है ग्रेविटेशनल वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर जो है वो ड्यू टू ग्रेविटी जमीन में परकोलेट होता रहता है और इसी को कहते हैं हम ग्रेविटेशनल वाटर। और परकोलेशन ये एक फिनोमिना है जिसके द्वारा पानी जो है वाटर टेबल तक नीचे तक चला जाता है। उसके बाद आता है कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर जो है ये सॉइल के जो पोर्स होते हैं उनके अंदर डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है, और ये वो वाटर होता है विच इज़ अवेलेबल टू द प्लांट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन भी आता है इस पर कि विच वन वाटर इज अवेलेबल टू द प्लांट। तो इसमें क्या है कि कैपिलरी वाटर जो है वो अवेलेबल होता है प्लांट्स के लिए। उसके बाद आता है हाइड्रोस्कोपिक वाटर। हाइड्रोस्कोपिक वाटर जो है वो ऐसा वाटर होता है जिसमें कि जो सॉइल पार्टिकल्स हैं वो मॉइस्चर को गेन कर लेते हैं और उसको बाइंड कर लेते हैं, ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। उसके बाद आता है कंपाउंड या कंबाइंड वाटर, जैसे कि कुछ जो है कंबाइंड वाटर किसी मिनरल के साथ अटैचमेंट में रहता है, ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर रिमेन केमिकली बाउंडेड टू सोयल सब्सटेंसेस, जैसे कॉपर सल्फेट के साथ बाइंड हो जाता है, इसमें 5H2O पार्टिकल होते हैं, CuSO4, और ये होता है 5H2O। तो इसमें क्या आता है, ये जो शो करता है बाइंडेड वाटर है ये, ठीक है, तो इसके ये वाटर भी अवेलेबल नहीं होता है प्लांट्स के लिए। अब अगर बात करते हैं टोटल अमाउंट प्रेजेंट इन द सॉइल, कितना अमाउंट जो है सॉइल में प्रेजेंट है उसको हम कहेंगे होलर्ड वाटर। द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल इज नोन एज होलर्ड वाटर। टोटल जितना भी वाटर है, ठीक है, जितना भी टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल इज कॉल्ड होलर्ड वाटर, और द अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल टू द प्लांट इज कॉल्ड चेसर्ड वाटर। और जो प्लांट को अवेलेबल होता है उसको कहा हमने चेसर्ड वाटर, जबकि जो प्लांट को अवेलेबल नहीं होता है उसको क्या कहेंगे हम, इकार्ड वाटर, इसको कहेंगे इकार्ड वाटर। तो इस तरह से ये हमने वाटर के बारे में बात करी कि कितना अमाउंट जो है वो प्रेजेंट होता है और कितना नहीं होता है। अब इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वहाँ
जोग्राफिकल एरिया में किस तरह के ऑर्गेनिजम्स होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, मैक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, वहाँ का फूना या फ्लोरा जो है वो किस टाइप का होगा, वो डिपेंड करता है सॉइल के टाइप के ऊपर। ठीक है, इसके बाद अगर टोपोग्राफिक फैक्टर्स की बात करते हैं तो टोपोग्राफिक फैक्टर्स को मेनली हम देखते हैं अगर, तो ये डिपेंड करता है कि सॉइल पे किस तरह के एलिवेशंस हैं, एल्टीट्यूड कैसा है, लैटिट्यूड कैसा है, वहाँ का जो रॉक्स हैं उनकी स्टीपनेस है, स्लोप कैसा है, डायरेक्शन क्या है माउंटेन्स की। ठीक है, तो ये सारी बातें डिपेंड करती हैं टोपोग्राफिक फैक्टर्स। और टोपोग्राफिक फैक्टर्स जो हैं वो फिर डिपेंड करते हैं सॉइल फॉर्मेशन किस तरह से होगी वहाँ की, और सॉइल फॉर्मेशन से फिर दोबारा से यही सारी चीज़ें आ जाएंगी कि किस तरह के प्लांट ग्रो करेंगे और किस तरह के प्लांट वहाँ पे नहीं ग्रो करेंगे। तो ये सारे चीज़ें आ जाती हैं। जैसे अगर बात करते हैं कि सनवार्ड डायरेक्शन, जहाँ पे धूप ज़्यादा गिरती है तो वहाँ पे प्लांट जो है कम ग्रो करेंगे, और या फिर लीवार्ड डायरेक्शन की बात करते हैं जो कि किसी हिली एरिया के बैकवर्ड में है, तो वहाँ पे जो है किस तरह से बारिश कितनी होगी, ये सारे फैक्टर इसमें आ जाते हैं, इसमें टोपोग्राफिक फैक्टर्स में। तो टोपोग्राफिक फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं और ये हेल्प करते हैं सॉइल फॉर्मेशन में भी और वहाँ की फ्लोरा एंड फौना की डेवलपमेंट में भी। तो सारे के सारे ये टोपोग्राफिक फैक्टर दोबारा से इसी तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ये जो लेक्चर था इसमें हमने सारे फैक्टर्स कर लिए। क्लाइमेटिक फैक्टर हम पहले कर चुके हैं, एडेफिक फैक्टर्स अब हमने कर लिए हैं। तो ये इसके बाद जो हम करेंगे वो आएगा हमारा बायोटिक फैक्टर्स पे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।